Hello students, how are you? I hope all of you are fine. Student, today we are going to discuss a new topic of class 10 physics, that is conventional sources of energy. ठीक है, हमारा चैप्टर चल रहा है यहाँ पे सोर्स ऑफ एनर्जी. तो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था कुछ टॉपिक्स जस्ट लाइक लॉस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, गुड सोर्सेज ऑफ एनर्जी, सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या है, एंड टाइप ऑफ सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जिसमें हम दो टाइप्स के एनर्जी सोर्स डिस्कस किए थे. एक कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड सेकेंड इज नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी. तो उसी में से एक पार्ट को कैरी करते हैं आज, कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कौन कौन से एनर्जी सोर्सेज है वो डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कौन होते हैं. ठीक ना, तो एनर्जी सोर्सेज व्हिच हैज बीन एक्यूमुलेटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम. ठीक ना, ऐसे सोर्सेज ऑफ एनर्जी जिसको हम बहुत लॉन्ग टाइम तक एक्यूमुलेट कर सकते हैं नेचर से. ठीक, लेकिन ये जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी है ये नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है. इसको कहेंगे इट इज नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. इट इज नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम रिन्यू नहीं कर सकते हैं. मतलब अगर ये एक बार खत्म हो गया, एक बार नेचर से ये पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो गया, खत्म हो गया, तो उस कंडीशन में इसको दोबारा से रिन्यू नहीं कर सकते हैं. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो कि हमारे अर्थ पे जितना भी कोल का भंडार है, जितना भी कोल है अर्थ पे, ये पूरा कोल जो है एग्जॉस्ट हो जाता है, ये पूरा खत्म हो जाता है, तो क्या दोबारा से कॉइल को प्रोड्यूस कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं. या जैसे मान लो अगर हमारे पास सीएनजी है, गैसेस हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैसेस, ये नेचुरल गैसेस है, नेचुरल गैसेस है. अगर ये नेचुरल गैसेस है, सीएनजी है, कोल है, अगर ये एक टाइम बाद अगर ये पूरे अर्थ से एग्जॉस्ट हो जाता है, पूरे वर्ल्ड से अगर ये एग्जॉस्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो क्या इसको हम दोबारा से रिन्यू कर सकते हैं? नहीं कर सकते. ठीक है, तो जो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी होते हैं ये होते हैं हमारे नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. मतलब इसको हम रिन्यू नहीं कर सकते और आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड इट विल बी एग्जॉस्टेबल. ठीक ना, और एक लॉन्ग पीरियड के बाद क्या हो जाएगा, ये एग्जॉस्ट हो जाएगा. ठीक ना, मतलब दिस सोर्स कैन नॉट बी, दिस सोर्स कैन नॉट बी क्विकली replaced by and will be exhaustible, exhaust. ठीक ना, एग्जॉस्टेड. ठीक है, मतलब ये एक लॉन्ग टाइम के बाद क्या हो जाएगा, एग्जॉस्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और इसको हम इजीली क्विकली जल्दी से हम इसको रिप्लेस नहीं कर सकते हैं. ठीक है, तो इसीलिए हमसे ये कहा जाता है कि जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, इन सारे सोर्सेज ऑफ एनर्जी को, इन सारे फ्यूल्स को हमें क्या करना चाहिए, सेव करना चाहिए. ठीक ना, इसको स्टोर करना चाहिए, इसको ज्यादा यूटिलाइज नहीं करना चाहिए, इसका वेस्ट नहीं करना चाहिए. क्योंकि हमें पता है कि एक बार इस तरीके के सोर्सेज ऑफ एनर्जी अगर खत्म हो जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं पूरे वर्ल्ड से एक दिन, तो क्या जाएगा, वन डे, तो उस कंडीशन में उसको हम दोबारा से रिप्लेस नहीं कर पाएंगे. फिर से अगर कोल को प्रोड्यूस करना है, सीएनजी को प्रोड्यूस करना है, नेचुरल गैसेस को प्रोड्यूस करना है, तो इसके लिए अगेन करोड़ों साल जो है फिर से लग जाएंगे. ठीक है, अगर अर्थ पे कोई बहुत बड़ा डिजास्टर आता है, ठीक ना, बहुत बड़ा अर्थक्वेक आता है, जिसकी वजह से पूरा जो हमारा सिविलाइजेशन है, कोई भी सिविलाइजेशन है, कोई भी कंट्री की सिविलाइजेशन, ठीक ना, या कहीं फॉरेस्ट है, वो अर्थक्वेक की वजह से अगर अर्थ के नीचे फिर से दब जाता है, तो फिर धीरे धीरे करोड़ों साल बाद फिर से वो फ्यूल्स क्रिएट होंगे, फिर से वो
फ्यूल प्रोड्यूस होगी, लेकिन उसको प्रोड्यूस करने के लिए हमें फिर से अगेन बहुत करोड़ों सालों का वेट करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है? तो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी वो सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं जो जिसका हम बहुत लॉन्ग टाइम तक एक्यूमुलेट करते हैं, उसका यूज करते हैं, लेकिन ये नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इसको हम क्विकली जो है रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, और ये वन डे जो है क्या जाएगा, एग्जॉस्ट हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो जो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है उसमें कौन कौन से टाइप्स आते हैं, कौन कौन से सोर्स आते हैं? जैसे फर्स्ट आता है फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल, देखो फॉसिल फ्यूल्स में भी अलग अलग वेराइटीज आती है। फॉसिल फ्यूल्स में जैसे हमारा इसमें आता है कोल आ जाता है, फर्स्ट कोल आता है, सेकंड सीएनजी और नेचुरल गैस आता है, नेचुरल गैस आ जाएगा। ठीक है, सेकंड पेट्रोलियम सब्सटेंस, पेट्रोलियम, ठीक है, जिसमें डीजल पेट्रोल कैरोसिन आ जाता है पूरा। ये सारे सोर्सेज ऑफ एनर्जीज है, ठीक ना, ये सारे क्या है, फॉसिल फ्यूल्स। मतलब फॉसिल फ्यूल्स एक तरीके का हमारा केमिकल सब्सटेंस होता है, जस्ट लाइक इट इज अ केमिकल सब्सटेंस जिसको हम बर्न करके एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक केमिकल सब्सटेंस होता है जिसको हम बर्न करके हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर हमें हीट चाहिए लार्ज अमाउंट में, तो हीट प्रोड्यूस करने के लिए भी हम फॉसिल फ्यूल का यूज कर सकते हैं। अगर हमें लाइट चाहिए तो लाइट के लिए भी हम फॉसिल फ्यूल को बर्न कर सकते हैं। ठीक ना, जैसे हमारा पेट्रोमैक्स होता है जिसमें हम गैसेस को बर्न करके लाइट प्रोड्यूस करते हैं, वो हो सकता है। या हमें अगर वर्क करना है तो वर्क करने के लिए भी हम फॉसिल फ्यूल्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉसिल फ्यूल्स बेसिकली एक केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिसको बर्न करके हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक, और इसमें जो टाइप्स आते हैं फॉसिल फ्यूल्स में, वो होता है कोल आता है, सीएनजी आते हैं, पेट्रोलियम सब्सटेंसेस आते हैं। पेट्रोलियम सब्सटेंस में आपका पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ठीक है ना, कैरोसिन हो गया, ठीक है ना, और भी कुछ उसमें निकलता है, चारकोल बनता है, वो भी पेट्रोलियम सब्सटेंस होता है, लास्ट स्टेज पे मिलता है वो। ठीक, अच्छा, जो फॉसिल फ्यूल है ये बनता कैसे, ये प्रोड्यूस कैसे हुआ, ठीक है, इसका प्रोडक्शन कैसे हुआ, ठीक है ना, प्रोड्यूस्ड हुआ ये, ठीक है ना। क्या हुआ कि अर्थ पे कभी सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करता होगा, बहुत पहले की बात है, करोड़ों साल पहले सिविलाइजेशंस होते होंगे या प्लांट्स होते होंगे, एनिमल्स, वैराइटीज ऑफ एनिमल्स होते होंगे। तो हुआ क्या होगा, ये प्रेडिक्ट किया जाता है कि कभी अर्थ पे बहुत भयानक भूकंप आया होगा, अर्थक्वेक आया होगा बहुत ही भयंकर, जिसकी वजह से क्या हुआ कि पूरा का पूरा जो सिविलाइजेशंस है वो अर्थ के नीचे दब गया होगा। ठीक है ना, तो अर्थ के नीचे जैसे ही वो दब गए पूरा का पूरा, जैसे मान लो एक फॉरेस्ट है, वो पूरा फॉरेस्ट अगर नीचे अर्थ के नीचे दब गया, अर्थक्वेक की वजह से वो नीचे चला गया, तो इससे क्या हुआ कि हीट और बहुत हाई टेम्परेचर, हाई हीट का मतलब हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर की वजह से, हाई प्रेशर की वजह से जो एनिमल्स थे या जो प्लांट्स थे, एनिमल्स एंड जो प्लांट्स थे, इन एनिमल्स एंड प्लांट का हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पे क्या हुआ, डिकम्पोज हुआ, ये डिकम्पोज हो गए, एनिमल्स डिकम्पोज हो गए। जब एनिमल का डिकम्पोजिशन हुआ तो इससे लगभग सारे जो सब्सटेंस बने फॉसिल फ्यूल्स में, वो क्या बने, पेट्रोलियम, क्या बने, पेट्रोलियम सब्सटेंसेस, जो हम फ्यूल यूज करते हैं, ऑयल यूज करते हैं, बेसिकली ये क्रूड ऑयल होता है, ठीक है, जो ऑयल्स बने, पेट्रोल डीजल कैरोसिन, वो किससे बना, जब एनिमल्स का हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पे डिकम्पोजिशन हुआ, तो उसके डिकम्पोज से एनिमल्स बॉडी में जो फैट वगैरह जो थे, ठीक है, वो फैट वगैरह जो है वो कन्वर्ट हो गए किसमें, ऑयल में डिकम्पोज होने के बाद, ठीक है ना। फिर उसी में से प्लांट जो थे, जब इन प्लांटों का डिकम्पोजिशन हुआ किस पे, हाई टेम्परेचर में हाई प्रेशर पे, तो इसके डिकम्पोजिशन से क्या बना, कोल बना, ठीक है। और दोनों के डिकम्पोजिशन से हो सकता है कि सीएनजी बने और नेचुरल गैसेस बने, ठीक है। तो बेसिकली इसका जो प्रोडक्शन है फॉसिल फ्यूल्स का, जो भी है, कोल है, सीएनजी है, पेट्रोलियम है, इसका इस तरीके से हुआ होगा कि अर्थ पे बहुत बड़ा भूकंप आया होगा,
ठीक है, या बहुत बड़ा डिजास्टर आया होगा जिसकी वजह से पूरी की पूरी सिविलाइजेशन, पूरा फॉरेस्ट नीचे जमीन के नीचे दब गया और वहां पे उसका करोड़ों सालों तक हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पे डिकम्पोजिशन हुआ। जैसे वो डिकम्पोज हुआ तो उसके डिकम्पोज से, एनिमल के डिकम्पोज से पेट्रोलियम सबस्टेंस मतलब ऑयल्स बने, और प्लांट के डिकम्पोजिशन से क्या बने, कोल्स बने। क्लियर है, ठीक है ना। तो ये इसका प्रोडक्शन प्रोसेस है और सबसे ज्यादा आज के टाइम में सबसे ज्यादा एज अ एनर्जी के फॉर्म में हम फॉसिल फ्यूल यूज करते हैं, ठीक ना। अभी हम धीरे धीरे डिपेंडेंट होते जा रहे हैं किस पे, इलेक्ट्रिसिटी पे, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी पे भी उतने ज्यादा डिपेंडेंट नहीं हुए जितनी हमारी पूरी इकोनॉमी और पूरा वर्ल्ड जो है वो फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं। नाउ अगर इसमें हम फॉसिल फ्यूल्स में हम बात करते हैं कि एनर्जी कंजर्वेशन अगर यूज करते हैं फॉसिल फ्यूल्स में, कि एनर्जी किस तरीके से इसमें कंजर्व है, ये फॉसिल फ्यूल्स जो है इसमें जो एनर्जी है वो आया कहाँ से, ठीक ना। तो जैसे हमने बात करी प्लांट्स की कि प्लांट का डिकम्पोजिशन हुआ तो प्लांट के डिकम्पोजिशन से क्या बना, फॉसिल फ्यूल्स। तो प्लांट जो है ये हमारा एक प्रोड्यूसर है एनर्जी का, और ये प्रोड्यूसर जो है ये क्या करता है, सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है, सोलर एनर्जी को, मतलब जितने भी प्लांट का डिकम्पोजिशन हुआ तो उस प्लांटों में जो एनर्जी था वो किस फॉर्म में था, सोलर फॉर्म में, ठीक ना। तो इसी सोलर एनर्जी का कन्वर्जन हुआ किसमें, केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी। मतलब फॉसिल फ्यूल्स का जो प्रोडक्शन है, इस प्रोडक्शन में जो उस प्लांट एंड एनिमल्स के पास जो सोलर एनर्जीज थे, ठीक ना, वो मैक्सिमम से मैक्सिमम सोलर एनर्जी वो कन्वर्ट हो गया किसमें, केमिकल एनर्जी। और जो हमारा फॉसिल फ्यूल है, अब फॉसिल फ्यूल्स को जब हम बर्न करते हैं तो यही केमिकल एनर्जी फिर कन्वर्ट होता है किसमें, हीट के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में, किसके फॉर्म में, हीट के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में क्रिएट होता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से एनर्जी का कन्वर्जन होता है फॉसिल फ्यूल का, ठीक है, क्लियर है ना। अब फॉसिल फ्यूल्स में हम बात करते हैं सबसे पहले कोल की, ठीक है। व्हाट इज कोल? तो बेसिकली कोल इज अ मिक्सचर ऑफ, इट इज अ मिक्सचर ऑफ कार्बन एंड कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, ठीक है। कोल जो है वो कार्बन एंड कार्बन के कंपाउंड्स का एक मिक्सचर है। कार्बन के कंपाउंड्स में जैसे ये मिक्सचर है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मतलब जो कार्बन कंपाउंड्स हैं, तो कार्बन कंपाउंड्स में कार्बन का कंपाउंड किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ है, हाइड्रोकार्बन्स हो गए, उसका नाइट्रोजन के साथ निकल ली, नाइट्रोजन के साथ है, उसका कंपाउंड किसके साथ है, ऑक्सीजन के साथ। तो बेसिकली कोल इज अ मिक्सचर ऑफ कार्बन एंड इट्स कार्बन कंपाउंड। एंड इसका यूज क्या जाता है, इसका यूज क्या जाता है, बाय बर्निंग प्रोसेस से हीट प्रोड्यूस करने में, ठीक है। तो इसका यूज क्या जाता है, कहाँ पे, होम में यूज किया जाता है, घरों में यूज किया जाता है, इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, ठीक है ना, थर्मल पावर प्लांट में यूज किया जाता है। तो बेसिकली थर्मल जो पावर प्लांट होते हैं, थर्मल पावर प्लांट का जो मेन फ्यूल्स होते हैं वो होते हैं कोल, ठीक है ना। तो थर्मल पावर प्लांट में सबसे पहले कोल को बर्न करके हीट प्रोड्यूस करते हैं और उस हीट से जब वाटर को हीटअप किया जाता है, उसको जब गर्म किया जाता है तो वाटर जो है वेपर में कन्वर्ट होता है, और उस वेपर्स को जब हम एक स्ट्रीम पाइपलाइन के थ्रू जब एक टरबाइन से पास करते हैं तो टरबाइन रोटेट करता है, और उसके रोटेशन से फिर हम जनरेटर को रोटेट कराते हैं, और जनरेटर फाइनली क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। तो जो थर्मल पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट का मेन जो फ्यूल है वो कोल है। तो कोल का यूज हम घरों में यूज करते हैं, खाना बनाने में, इंडस्ट्री में यूज करते हैं, बहुत सारे स्टीमर को चलाने में, ठीक है ना, थर्मल पावर प्लांट में यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में, ठीक है, क्लियर है। तो और बाकी पुराने जो ट्रेन्स वगैरह थे वो भी किससे चलते थे, कोल से, ठीक है ना। कोल से चलने वाले बहुत सारे ट्रेन्स भी थे जहाँ पे कोल का यूज होता था और आज भी होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है इसमें पेट्रोलियम, पेट्रोलियम, ठीक है, ठीक है। पेट्रोलियम बेसिकली इट इज अ क्रूड ऑयल, क्रूड
ऑयल होते हैं, ठीक, ये मिक्सचर होता है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन, ठीक ना। हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर होता है जो लिक्विड फॉर्म में, गैसेस फॉर्म में एंड सॉलिड फॉर्म में होते हैं, ठीक ना। पेट्रोलियम का यूज भी आपको पता है कहाँ यूज होता है, पेट्रोलियम का यूज किया जाता है, ठीक है, आज के टाइम में जितने भी व्हीकल्स है, ठीक ना, 95% जो व्हीकल्स होते हैं, जो गाड़ियां होती हैं, वो पेट्रोल से चलती है या डीजल से चलते हैं, ठीक ना। इंडस्ट्री में बड़े बड़े जो मशीनें होती हैं, वो मशीनें भी पेट्रोल या डीजल से वर्क करता है, ठीक है। तो इंडस्ट्री में भी यूज होता है इसका, ट्रांसपोर्ट जो इंडस्ट्री है या ट्रांसपोर्टेशन में भी पेट्रोलियम का यूज होता है। तो बेसिकली सिंपल सा यहाँ पे ये फंडा है इसका पेट्रोलियम का। इसके बाद अगर हम बात करते हैं सीएनजी या नेचुरल गैस, ठीक है। नेचुरल जो गैसेस होते हैं, तो नेचुरल गैस बेसिकली इट इज अ मिक्सचर ऑफ मीथेन, एथेन एंड प्रोपेन। इसका है जो नेचुरल गैसेस होते हैं, इसमें मीथेन होता है, प्रोपेन होता है, और मीथेन, एथेन एंड प्रोपेन। लेकिन मीथेन का जो मेन परसेंटेज जो होता है वो मीथेन का होता है, और नेचुरल गैसेस में मीथेन जो है वो 97% होता है। बाकी जो अदर गैसेस है, चाहे आपका एथेन हो, प्रोपेन हो या अदर कोई हाइड्रोकार्बन्स है, तो उसका 2 से 3% होता है। तो अगर एक क्वेश्चन आपका ये बनता है कि नेचुरल गैसेस का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट जो है इसका मीथेन होता है, और इसका परसेंटेज होता है वो 97 होता है। तो मतलब मीथेन को ही हम क्या करते हैं, बेसिकली बर्न किया जाता है, ठीक है। अब जैसे ये नेचुरल गैसेस को हाई प्रेशर पे क्या करता है, कंप्रेस करते हैं। इसी नेचुरल गैस को जब हाई प्रेशर पे क्या करते हैं, हम कंप्रेस करते हैं, तो कंप्रेस करने से वो बनता है सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। तो ये कंप्रेस जब करा जाता है सीएनजी, और सीएनजी में भी सेम यही कॉन्स्टिट्यूट होता है क्योंकि है नेचुरल गैसेस। लेकिन इसका यूज किस में किया जाता है, सीएनजी का आपको पता है, सीएनजी का यूज होता है व्हीकल्स में, ठीक ना, व्हीकल्स को चलाने में। बहुत सारे मशीनरीज है, बहुत सारे इंजन्स होते हैं जो सीएनजी पे वर्क करते हैं, ठीक ना। नेचुरल गैसेस का यूज कहाँ किया जाता है, बेसिकली ज्यादातर यूज नेचुरल गैसेस का हम करते हैं होम में, ठीक ना, किसमें, कुकिंग में यूज करते हैं सबसे ज्यादा, ठीक है। तो आज के टाइम में हम खाना बनाने के लिए, चाहे वो विलेजेस एरियाज हो, ठीक ना, या सिटीज एरिया हो, हर जगह टाउन एरियाज में भी खाना पकाने के लिए हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं नेचुरल गैसेस का, जिसको हम एलपीजी कहते हैं, ठीक ना, क्लियर है, ठीक है। तो ये फॉसिल फ्यूल्स के मेन सोर्सेज हैं एनर्जी के, जिसको हम बर्न करके क्या करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स के डिसएडवांटेज क्या है उसको देखते हैं। नाउ डिसएडवांटेज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल का डिसएडवांटेज क्या, मेन डिसएडवांटेज क्या है फॉसिल फ्यूल्स का, तो फर्स्ट है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल कॉज एयर पॉल्यूशन। तो बेसिकली जब भी फॉसिल फ्यूल्स को हम बर्न करते हैं तो उससे कुछ स्मोक निकलता है, कुछ स्मोक प्रोड्यूस करता है, और उस स्मोक की वजह से जो है वो हमारा एयर पॉल्यूट होता है, ठीक है। तो मेन कॉज जो है एयर फॉसिल फ्यूल्स का वो होता है एयर पॉल्यूशन। जब भी किसी भी चीज को बर्न करेंगे तो स्मोक प्रोड्यूस होगा, या स्मोक अगर ना भी प्रोड्यूस हो रहा है तो कुछ हार्मफुल गैसेस उसमें से रिलीज होता है, और वो गैसेस जो है वो क्या करता है, एयर को पॉल्यूट करता है, ठीक है। सेकेंड, बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स रिलीज एसिडिक ऑक्साइड्स व्हिच लीड टू एसिड रेन, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारा जब भी हम फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं तो कुछ एसिडिक ऑक्साइड रिलीज होता है, जैसे फॉर एग्जांपल सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होता है, ठीक है। जब ये सल्फर डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, H2O प्लस SO2, जब इसको आपस में रिएक्ट कराया जाता है, जब ये रिएक्ट होता है तो उस कंडीशन में बनाता है H2SO4 बनाता है, ठीक है। ये बनाता है सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। ऐसे ही नाइट्रस ऑक्साइड बनता है, जब भी फॉसिल फ्यूल्स को हम बर्न करते हैं नाइट्रस ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, और नाइट्रस ऑक्साइड जो है या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है ये वाटर के साथ रिएक्ट करके ये बनाता है
हाइड्रोजन सॉरी HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड बनाता है, ठीक ना। तो सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड ये बहुत ही हार्मफुल एसिड्स होते हैं और ये वाटर के साथ, जो रेन वाटर होता है, रेनी सीजन में जब रेन वाटर होता है तो उस रेन वाटर के साथ मिक्स करके वो क्रिएट करता है एसिड रेन। तो मतलब है कि बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स रिलीज एसिडिक ऑक्साइड एंड व्हिच लीड टू एसिड रेन। वो एसिड रेन को लीड करता है। जब एसिड रेन होता है तो एसिड रेन से हमारा सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो डिक्रीज होती है, ठीक है। इन नेचर में जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, ठीक ना। बहुत सारे एनिमल्स एंड प्लांट्स पे भी एसिड रेन का बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। मतलब हम ये कहें कि एसिड रेन की वजह से हो सकता है कि बहुत सारे प्लांट्स, बहुत सारे एनिमल्स जो है वो खत्म हो जाते हैं, वो उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। जिससे हमारा एटमॉस्फेयर है या हमारा जो नेचर है वो अफेक्टेड होता है, ठीक है। तो मेन कॉज ये हो गया। सेकेंड, थर्ड मेन कॉज है ग्रीन हाउस गैसेस आर ऑल्सो रिलीज्ड ऑन द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। ग्रीन हाउस गैसेस जस्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड। तो फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करने पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस गैसेस है और एक ग्रीन हाउस इफेक्ट को ज्यादा बढ़ावा देता है, ठीक ना। और ग्रीन हाउस इफेक्ट जैसे बढ़ता है तो इससे इसका एक साइड इफेक्ट आता है ग्लोबल वार्मिंग का। तो इससे हमारा अर्थ के एटमॉस्फेयर का या हमारा वर्ल्ड का टेम्परेचर जो है वो धीरे धीरे क्या होता है, ईयर टू ईयर इंक्रीज हो रहा है, ठीक। तो ग्रीन हाउस गैसेस को वो रिलीज करता है और ये लास्ट में इसका कॉज जो बनता है वो ग्लोबल वार्मिंग का बनता है। नेक्स्ट, फोर्थ, फॉसिल फ्यूल्स आर नॉट बर्न कंप्लीटली, दे लीव एश आफ्टर बर्निंग। मतलब जब हम क्या करते हैं, फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं तो ये कंप्लीटली बर्न नहीं होता है। बर्निंग के बाद कुछ मात्रा में या कुछ स्मॉल सी क्वांटिटी में वो एक एश को छोड़ देता है, एक एश बच जाता है। और एश जो है इन नेचर ये एसिडिक होता है। एश जो है इन नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है। और इस एश को जब कोई भी एनिमल्स, ठीक ना, काऊ वगैरह, जब भी कोई एनिमल्स इसको खा लेते हैं तो उनकी वहीं पे डेथ हो जाती है, वहीं पे उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि इससे भी हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। तो देयर आर 4 डिसएडवांटेज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। फर्स्ट इज बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, कॉज एयर पॉल्यूशन। सेकंड, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स release acidic oxide which lead to acid rain. Third, greenhouse gases are also released on the burning of fossil fuel, and fossil fuels are not completely burned, they leave ash, और ash basically acidic natures के होंगे, ठीक है, after the burning। और इसको कोई भी एनिमल्स या कहीं पे भी सॉइल में भी अगर इसको हम सॉइल में भी अगर कहीं रखते हैं तो सॉइल की फर्टिलिटी को धीरे धीरे क्या करता है, खत्म करता है। तो ये डिसएडवांटेज है। एंड नेक्स्ट लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे थर्मल पावर प्लांट एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में, ठीक है। तो आई होप आपको कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी ये पूरा समझ में आ गया होगा। इसके जितने भी पार्ट्स, जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको कराया इसमें, वो सारी चीज़ समझ में आ गई होगा। फिर भी अगर कोई डाउट्स है आपको कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं या मेरे से पर्सनली पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।